बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बी.एड एक सेंट ईयर पेपर 4 पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी का शिक्षा शास्त्र। पद्य शिक्षण। कविता या पद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, विधियां और सोपान। एक कविता या पद्य शिक्षण का अर्थ। कविता या पद्य शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को कविता के भाव, भाषा, छंद, अलंकार, शैली और अर्थ समझाता है तथा उनकी काव्यबोध, संवेदिता और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करता है। पद्य, गद्य, व्याकरण एवं रचना शिक्षण। कविता या पद्य शिक्षण के उद्देश्य: काव्य और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कविता के भाव, अर्थ और विचारों को समझाना, भाषा, शब्दावली और शिल्प कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा देना, भावनात्मक और संवेदनशील व्यक्तित्व का निर्माण करना, छंद, अलंकार और काव्यात्मक तत्वों की समझ बढ़ाना। 3 कविता या पद्य शिक्षण की विधियां। पाठ विधि, कविता को पढ़कर समझाना। व्याख्यान विधि, भाव, छंद, अलंकार आदि की विस्तार पूर्वक व्याख्या करना। प्रश्नोत्तर विधि, कविता से संबंधित सवाल जवाब कराना। आलोचनात्मक विधि, कविता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना। अभ्यास विधि, कविता का मौखिक और लिखित अभ्यास कराना। सहभागी विधि, समूह में कविता पर चर्चा और प्रस्तुति कराना। 4 कविता या पद्य शिक्षण के सोपान, चरण। तैयारी, प्रेपरेशन, कविता का चयन और विद्यार्थियों के स्तर का ज्ञान। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, कविता को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पढ़ना सुनाना। विश्लेषण, एनालिसिस, कविता के भाव, भाषा, छंद, अलंकार और विषय की व्याख्या। चर्चा, डिस्कशन, विद्यार्थियों से कविता पर विचार विमर्श करवाना। अभ्यास, प्रैक्टिस, कविता का पुनः पाठ, मौखिक या लिखित अभ्यास कराना। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, विद्यार्थियों की समझ और प्रस्तुति की जांच करना। पुनरावृत्ति, रिवीजन, आवश्यकतानुसार कविता को दोहराना। 2 गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर। परिचय, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत 2 मुख्य प्रकार के पाठ्यांश होते हैं, गद्य, गढ़िया और पद्य, पढ़िया। इन दोनों की शिक्षण विधियां भी अलग अलग होती हैं क्योंकि इनकी भाषा, उद्देश्य, प्रस्तुति शैली और अभिव्यक्ति भिन्न होती है। 1 गद्य शिक्षण, गढ़िया शिक्षण। गद्य वह रचना होती है जिसमें भावों को साधारण, तर्कसंगत और सामान्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कविता की तरह छंद, लय, अलंकार आदि की आवश्यकता नहीं होती। गद्य शिक्षण के उद्देश्य: विचारों की स्पष्टता प्रदान करना, भाषा की शुद्धता का अभ्यास कराना, छात्रों की तर्कशक्ति को बढ़ाना, व्याकरण और शब्दकोश का विकास करना, भावों को गहराई से समझने में सहायता देना। गद्य शिक्षण की विशेषताएं: सरल और स्पष्ट भाषा, तार्किक प्रवाह, संवादात्मक शैली में शिक्षण, छात्रों से प्रश्नोत्तर द्वारा समझ को परखा जाता है। मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण और सारांश पर बल। गद्य शिक्षण की विधियां: पठन विधि, रीडिंग मेथड। व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। 2 पद्य शिक्षण, पढ़िया शिक्षण। पद्य वह रचना होती है जिसमें भावों को छंद, लय, तुक और अलंकारों से सजाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह कविता या काव्य होता है। पद्य शिक्षण के उद्देश्य: सौंदर्य बोध और रसास्वादन की क्षमता का विकास, भावनात्मक अभिव्यक्ति की समझ को बढ़ाना, कल्पना शक्ति का विकास, काव्य सौंदर्य का अनुभव कराना, लयात्मकता और ध्वनि सौंदर्य को समझाना। पद्य शिक्षण की विशेषताएं: लय, तुक और छंद का महत्व, अलंकारों और रसों की व्याख्या,
पाठ का काव्यात्मक पठन रेसिटेशन। भावार्थ और संदर्भ सहित व्याख्या। सृजनात्मकता पर बल। पद्य शिक्षण की विधियां। पाठ गायन विधि रेसिटेशन मेथड। भाव व्याख्या विधि इमोशनल इंटरप्रिटेशन मेथड। संदर्भ प्रसंग विधि कॉन्टेक्सचुअल मेथड। रसालंकार विश्लेषण पोएटिक डिवाइसेस एनालिसिस। गद्य शिक्षण गढ़िया शिक्षण का अर्थ उद्देश्य महत्व विधियां और सोपान। एक गद्य शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ गढ़िया शिक्षण। गद्य का अर्थ है वह साहित्यिक रचना जो पद्य कविता नहीं होती, अर्थात जिसमें छंद लय तुक आदि का प्रयोग नहीं होता। गद्य सीधा सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है। गद्य शिक्षण का आशय है पाठ्यक्रम में सम्मिलित गद्य रचनाओं जैसे कि निबंध कहानियां संवाद जीवनी संस्मरण लेख पत्र समाचार आदि का शिक्षण करना। सरल शब्दों में गद्य शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को गद्य पाठों के माध्यम से भाषा विचार ज्ञान और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। 2 गद्य शिक्षण के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गढ़िया शिक्षण। तीन गद्य शिक्षण का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ गढ़िया शिक्षण। व्यावहारिक भाषा का विकास गद्य शिक्षण के माध्यम से छात्र दैनिक जीवन में प्रयुक्त भाषा को सही तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। विचार स्पष्टता गद्य रचनाएं विचारों को स्पष्ट सटीक और सरल ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होती हैं। आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति गद्य साहित्य से समाज विज्ञान इतिहास आदि विषयों की जानकारी मिलती है। संवेदनशीलता का विकास कथानकों पात्रों और घटनाओं के माध्यम से छात्र भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उनमें सहानुभूति उत्पन्न होती है। मानव मूल्य और नैतिकता कई गद्य रचनाएं नैतिक शिक्षा देती हैं जिससे छात्र अच्छे नागरिक बनते हैं। 4 गद्य शिक्षण की विधियां मेथड्स ऑफ गढ़िया शिक्षण। गद्य पाठ पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। स्वर पाठ विधि लाउड रीडिंग मेथड। शिक्षक अथवा छात्र गद्य पाठ को जोर से पढ़ते हैं। उच्चारण सुधार और पाठ की स्पष्टता के लिए उपयोगी। 2 मौन पाठन विधि साइलेंट रीडिंग मेथड। छात्र स्वयं मौन रूप से पाठ पढ़ते हैं। समझने की क्षमता और एकाग्रता विकसित होती है। 3 विचारात्मक पाठन विधि एनालिटिकल मेथड। पाठ के भागों को विचारपूर्वक समझाया जाता है। विषय वस्तु पात्र उद्देश्य आदि पर चर्चा होती है। 4 प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड। पाठ से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों से उत्तर दिलवाए जाते हैं। पाठ की समझ और स्मृति का विकास। वर्णन विधि डिस्क्रिप्टिव मेथड। पाठ की घटनाओं पात्रों और वातावरण का वर्णन करके समझाया जाता है। 6 नाट्य रूपांतरण विधि ड्रामाटाइजेशन मेथड। कहानी या पाठ को अभिनय के रूप में प्रस्तुत करना। 5 गद्य शिक्षण के सोपान स्टेप्स ऑफ गढ़िया शिक्षण। गद्य पाठ पढ़ाते समय शिक्षण की प्रक्रिया को कुछ चरणों सोपानों में बांटा जाता है। पूर्व तैयारी प्रेपरेशन। पाठ से संबंधित कठिन शब्दों संदर्भों को स्पष्ट करना। छात्रों को विषय से जोड़ने के लिए भूमिका बांधना। 2 वाचन रीडिंग। शिक्षक या छात्र पाठ का वाचन करते हैं।
ध्यान रहे कि वाचन स्पष्ट, सही उच्चारण और भावयुक्त हो। 3. अर्थ स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग। कठिन शब्दों, वाक्यों और विचारों को सरल भाषा में समझाना। अनुच्छेद दर अनुच्छेद विश्लेषण करना। 4. प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर। पाठ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों की समझ, स्मृति और अभिव्यक्ति का मूल्यांकन होता है। मूल्य चर्चा, वैल्यू डिस्कशन। पाठ में निहित नैतिक या सामाजिक मूल्यों पर चर्चा की जाती है। 6. अभ्यास कार्य, प्रैक्टिस वर्क। पाठ से संबंधित अभ्यास जैसे रिक्त स्थान, वाक्य निर्माण, संक्षेपण, अनुच्छेद लेखन आदि कराया जाता है। 7. गृह कार्य, होमवर्क। छात्रों को पाठ से जुड़े रचनात्मक या पुनरावृत्तिपरक कार्य दिए जाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। गद्य शिक्षण केवल भाषा या साहित्य सिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का एक सशक्त साधन है। उचित विधियों और सोपानों का पालन करते हुए गद्य शिक्षण प्रभावशाली, रोचक और उपयोगी बनाया जा सकता है। 4. व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियां और सोपान। करण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियां और सोपान, चरण नीचे विस्तार से दिए गए हैं। यह सामग्री शिक्षकों, छात्र शिक्षकों, B.Ed, D.L.Ed और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। एक व्याकरण शिक्षण का अर्थ। मीनिंग ऑफ व्याकरण शिक्षण व्याकरण भाषा के शुद्ध, प्रभावशाली और नियमबद्ध प्रयोग की विद्या है। व्याकरण शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भाषा के नियमों, शब्दों के गठन, वाक्य रचना, लिंग, वचन, कारक, काल आदि का अध्ययन कराया जाता है ताकि छात्र भाषा का सही और सटीक प्रयोग कर सकें। सरल शब्दों में व्याकरण शिक्षण का अर्थ है भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के लिए आवश्यक नियमों की शिक्षा देना। 2. व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्याकरण शिक्षण व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग की समझ देना, छात्र सही वाक्य रचना, सही शब्द प्रयोग और वर्तनी सीखें। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, भाषा की रचना, नियम और संरचना को समझाना। भाषा की चारों कौशलों का विकास करना, सुनना, बोलना। 3. व्याकरण शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ व्याकरण शिक्षण भाषा की शुद्धता सुनिश्चित करता है। व्याकरण भाषा को दोषरहित और स्पष्ट बनाता है, संचार को प्रभावी बनाता है। व्याकरणिक रूप से सही भाषा प्रभावी ढंग से समझाई और समझी जाती है। भाषाई आत्मविश्वास को बढ़ाता है, छात्र बोलने और लिखने में निडर और आत्मविश्वासी बनते हैं। भाषा शिक्षा की नींव है, व्याकरण के बिना भाषा अधूरी और अव्यवस्थित होती है। साहित्य और अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक अन्य विषयों को पढ़ने और समझने में भाषा का ज्ञान जरूरी होता है। 4. व्याकरण शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ व्याकरण शिक्षण एक व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड शिक्षक व्याकरण के नियमों को समझाते हैं और उदाहरण देते हैं। 2. निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। 3. आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम छात्रों से निकलवाए जाते हैं। 4. संवाद विधि, कॉन्वर्सेशन मेथड बोलचाल के अभ्यास के माध्यम से व्याकरण सिखाया जाता है। 5. खेल विधि, गेम मेथड पहेली, शब्द खेल, क्विज आदि के माध्यम से व्याकरण को रोचक बनाया जाता है। 6. अभ्यास विधि, प्रैक्टिस मेथड नियम। 5. व्याकरण शिक्षण के सोपान, स्टेप्स ऑफ व्याकरण शिक्षण एक पूर्वज्ञान जांच, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज पहले छात्रों के पूर्वज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। 2. उद्देश्य निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स पाठ के स्पष्ट उद्देश्य बताए जाते हैं, जैसे लिंग बदलना, वचन परिवर्तन आदि। 3. उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स पहले रोचक, सरल और जीवन से जुड़े उदाहरण दिए जाते हैं। 4. नियम की व्याख्या,
एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल उदाहरणों के आधार पर नियम बताया या निकलवाया जाता है। 5. अभ्यास प्रैक्टिस मौखिक और लिखित अभ्यास कराया जाता है। रिक्त स्थान, सही वाक्य, परिवर्तन। निष्कर्ष कंक्लूजन व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षा का एक आवश्यक एवं आधारभूत अंग है। यह छात्रों को भाषा के प्रयोग में दक्ष बनाता है। उचित विधियों और चरणों को अपनाकर व्याकरण को रुचिकर, सरल और जीवनोपयोगी बनाया जा सकता है। 5. औपचारिक और अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण। 1. औपचारिक व्याकरण शिक्षण फॉर्मल ग्रामर टीचिंग अर्थ मीनिंग औपचारिक व्याकरण शिक्षण वह है जिसमें व्याकरण के नियमों को स्पष्ट रूप से पढ़ाया और सिखाया जाता है। यह प्रक्रिया कक्षा में व्यवस्थित ढंग से पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से की जाती है। इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण और अभ्यास कराए जाते हैं। मुख्य विशेषताएं की फीचर्स शिक्षण योजनाबद्ध और संगठित होता है। व्याकरण के नियमों पर सीधा ध्यान होता है। परीक्षाओं में इसका मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक की भूमिका निर्देशात्मक होती है। अभ्यास कार्य, वर्कशीट, होमवर्क आदि दिए जाते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल्स आज हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। यह वचन बदलने का नियम है, इसे याद करें। छात्र वर्कबुक में लिंग परिवर्तन के अभ्यास करें। लाभ एडवांटेजेस नियम स्पष्टता से समझ में आते हैं। भाषा शुद्ध और व्याकरणिक रूप से सही बनती है। कमजोर छात्रों को स्पष्ट दिशा मिलती है। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होता है। 2. अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण इनफॉर्मल ग्रामर टीचिंग अर्थ मीनिंग अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण वह है जिसमें व्याकरण का ज्ञान प्राकृतिक रूप से भाषा के प्रयोग के दौरान स्वतः होता है, बिना किसी विशेष नियम के पढ़ाए। यह शिक्षण प्रक्रिया बातचीत, कहानी सुनाने, पढ़ने, लेखन या खेलों के माध्यम से होती है। मुख्य विशेषताएं की फीचर्स यह भाषा के प्रयोग के साथ सहज रूप से होता है। इसमें व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता। शिक्षक केवल सुधार करता है, नियम नहीं बताता। अधिक संवाद और अभिव्यक्ति पर बल होता है। उदाहरण एग्जाम्पल्स कहानी सुनाते समय छात्र। 4. निष्कर्ष कंक्लूजन औपचारिक और अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण दोनों की अपनी भूमिका और महत्व है। औपचारिक शिक्षण से छात्रों को भाषा के नियमों की स्पष्ट समझ मिलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षण से छात्र उन्हें व्यावहारिक रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। एक अच्छा शिक्षक दोनों का संतुलन बनाकर ही प्रभावी व्याकरण शिक्षण कर सकता है। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की विधियाँ ग्रामर टीचिंग मेथड्स एट सेकेंडरी लेवल भाषा शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इस स्तर पर माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियाँ डिटेल्ड मेथड्स। एक आगमन विधि इंडक्टिव मेथड अर्थ इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उनसे नियम छात्र स्वयं निष्कर्ष रूप में निकालते हैं। उदाहरण शिक्षक कुछ वाक्य लिखते हैं जैसे राम खाता है, मोहन गाता है, सीता पढ़ती है। छात्र स्वयं समझते हैं कि तातीते क्रिया के रूप है। फिर शिक्षक काल का नियम स्पष्ट करते हैं। लाभ छात्रों की सोचने की शक्ति बढ़ती है। व्याकरण का गहरा ज्ञान होता है। रुचिकर और खोजपरक शिक्षण होता है। 2. निगमन विधि डिडक्टिव मेथड अर्थ इसमें पहले व्याकरण का नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण देकर उसे स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण शिक्षक पहले बताते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा वे होती है जो पुरुष जाति को दर्शाती है। फिर उदाहरण लड़का, शिक्षक, भाई आदि। लाभ समय की बचत होती है। परीक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी। 3. संवाद विधि कॉन्वर्सेशन मेथड अर्थ बातचीत के माध्यम से व्याकरण सिखाना, जिससे छात्र प्राकृतिक रूप से भाषा के नियमों को समझें। उदाहरण शिक्षक
तुम स्कूल क्यों नहीं आए? छात्र, मैं बीमार था। इस संवाद के बाद शिक्षक काल और वाच्य की ओर ध्यान दिलाता है। लाभ: व्याकरण को जीवन से जोड़ने वाली विधि। छात्र सहभागी बनते हैं। सुनने बोलने की क्षमता विकसित होती है। 4 अभ्यास विधि, प्रैक्टिस मेथड। अर्थ: इस विधि में नियम सिखाने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करवाया जाता है। उदाहरण: वाक्य सुधारो, रिक्त स्थान भरो, लिंग बदलिए, काल परिवर्तन करो आदि। लाभ: शुद्ध भाषा प्रयोग की आदत पड़ती है। लिखने की योग्यता में सुधार होता है। व्याकरण दीर्घकालिक स्मृति में जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण केवल नियम याद कराने का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका प्रयोगात्मक ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए एक अच्छा शिक्षक इन विधियों का मिश्रण, ब्लेंडेड अप्रोच, अपनाकर व्याकरण को रुचिकर, अर्थपूर्ण और जीवनोपयोगी बना सकता है। हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन इन हिंदी टीचिंग। एक हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन इन हिंदी टीचिंग। अनुवाद का सामान्य अर्थ है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में अर्थ का ह्रास किए बिना व्यक्त करना। जब किसी विद्यार्थी को हिंदी भाषा सिखाते समय शिक्षक उसकी मातृभाषा या कोई अन्य भाषा माध्यम बनाकर हिंदी के शब्दों, वाक्यों या विचारों को समझाता है, तो यह प्रक्रिया अनुवाद। हिंदी शिक्षण में अनुवाद की आवश्यकता, नीड ऑफ ट्रांसलेशन इन हिंदी टीचिंग। जब विद्यार्थी हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखता है, जब छात्रों को हिंदी के शब्दों या वाक्यों को समझने में कठिनाई होती है, जब शिक्षक को छात्रों को मतलब समझाना होता है सरलतम भाषा में। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हिंदी पढ़ाते समय। 3 हिंदी शिक्षण में अनुवाद की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन इन हिंदी टीचिंग। 1 सहज और प्रभावी समझ का माध्यम। अनुवाद के जरिए कठिन हिंदी शब्दों या वाक्यों को छात्रों की मातृभाषा या ज्ञात भाषा में समझाया जा सकता है। यह जटिल विषय वस्तु को सरल बनाता है। 2 शब्दावली और अर्थ ज्ञान में वृद्धि। विद्यार्थी 2 भाषाओं की शब्दावली और उनके प्रयोग में भेद को समझते हैं। इससे उनके भाषा संवेदन में सुधार होता है। 3 द्विभाषिक दक्षता, बिलिंगुअल कॉम्पिटेंस। अनुवाद से छात्र हिंदी और दूसरी भाषा दोनों में दक्ष होते हैं। यह बहुभाषिक भारत में आवश्यक क्षमता है। 4 सही अन्वय, कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। अनुवाद केवल शब्दों का नहीं, भावों और प्रसंगों का भी होता है। यह छात्रों को सार्थक और सजीव अनुवाद करना सिखाता है। 5 व्याकरणिक समझ में सहायता। छात्र वाक्य रचना, काल, लिंग, वचन आदि को दोनों भाषाओं में तुलना करके समझते हैं। 6 अनुशीलन और अभ्यास आधारित। अनुवाद की प्रक्रिया प्रशिक्षण और अभ्यास से मजबूत होती है, जिससे भाषा पर पकड़ बनती है। अनुवाद विधि बनाम प्रत्यक्ष विधि, ट्रांसलेशन वर्सेस डायरेक्ट मेथड। आधार अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। भाषा प्रयोग हिंदी को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, हिंदी को हिंदी के माध्यम से सिखाया जाता है। समझ तेज और सीधी धीरे धीरे विकसित। छात्र की भूमिका तुलनात्मक व्यावहारिक। उपयुक्तता द्वितीय भाषा शिक्षण में, मातृभाषा या प्रथम भाषा शिक्षण में। 5 उदाहरण एग्जाम्पल्स। वाक्य अनुवाद। He is going to school. वह स्कूल जा रहा है। I have eaten food. मैंने खाना खा लिया है। She sings well. वह अच्छा गाती है। 6 अनुवाद की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ट्रांसलेशन टीचिंग। कभी कभी छात्र अनुवाद पर निर्भर हो जाते हैं और हिंदी में सोचना नहीं सीखते। कुछ शब्द या भाव ऐसे होते हैं जिनका शुद्ध अनुवाद संभव नहीं होता। अत्यधिक अनुवाद से सृजनात्मकता बाधित होती है।
7 निष्कर्ष कंक्लूजन। हिंदी शिक्षण में अनुवाद एक प्रभावशाली विधि है जो भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल, सहज और स्पष्ट बनाती है, विशेषतः तब जब हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हालांकि इसका प्रयोग संतुलित ढंग से करना चाहिए ताकि छात्र हिंदी में सोचने और रचनात्मक अभिव्यक्ति की ओर भी अग्रसर हों। रचना शिक्षण कहानी, पत्र, नाटक एवं निबंध। उद्देश्य, महत्व, विधियां एवं सोपान। 1 रचना शिक्षण का अर्थ। मीनिंग ऑफ रचना शिक्षण। रचना शिक्षण का अर्थ है छात्रों को रचनात्मक अभिव्यक्ति की कला सिखाना, जिसमें वे स्वयं विचार कर, कल्पना कर और भाषा का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से कुछ लिख सकें। कहानी, पत्र, नाटक और निबंध जैसी रचनाएं विद्यार्थियों के भाषा विकास, विचार अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के विकास में सहायक होती हैं। 2 रचना शिक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रूप। कहानी लेखन, कल्पना, नैतिक संदेश या अनुभव आधारित लेखन। पत्र लेखन, औपचारिक बटा अनौपचारिक पत्र। नाटक लेखन बटा प्रस्तुति, संवाद आधारित रचना। निबंध लेखन, विचारशील, विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक लेखन। 4 रचना शिक्षण का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ रचना शिक्षण। भाषा में प्रयोग दक्षता लाता है, विचारों को अभिव्यक्त करने का आत्मबल देता है, भावों की अभिव्यक्ति व नाटकीयता को प्रेरित करता है, पाठ्यक्रमीय विषयों को समझने में सहायक, कल्पना और तर्क का संतुलन विकसित करता है। 5 रचना शिक्षण की विधियां। मेथड्स ऑफ रचना शिक्षण। 1 उदाहरण विधि, इलस्ट्रेटिव मेथड। पहले शिक्षक एक उदाहरण कहानी, पत्र या निबंध प्रस्तुत करता है, फिर विद्यार्थी उसी पैटर्न पर रचना करते हैं। 2 वार्तालाप विधि, डिस्कशन मेथड। विषय पर समूह चर्चा होती है, फिर विद्यार्थी अपनी रचना लिखते हैं। 3 सूत्र विधि, आउटलाइन मेथड। शिक्षक कहानी निबंध के कुछ प्रमुख बिंदु देता है, छात्र उन बिंदुओं के आधार पर विस्तृत रचना तैयार करते हैं। 4 चित्र विधि, पिक्चर कॉम्पोजिशन। छात्रों को चित्र दिखाकर उस पर कहानी या निबंध लिखवाना। 5 अनुभव विधि, एक्सपीरियंशियल मेथड। छात्र अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित रचना लिखते हैं। 6 प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर बेस्ड। कहानी या निबंध के लिए मार्गदर्शनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 संवाद आधारित विधि, फॉर ड्रामा। संवाद लेखन और अभिनय के माध्यम से नाटक रचना सिखाई जाती है। सी नाटक लेखन, दृश्य संवाद, मंच निर्देशन, नाटकीयता, पात्रों का निर्माण, भावनात्मक और सामाजिक संदेश। डी निबंध लेखन, भूमिका, मुख्य विचार, निष्कर्ष, विषय के प्रति दृष्टिकोण और तार्किक क्रम, रचनात्मक, सामाजिक या समसामयिक विषयों पर। 8 मूल्यांकन के बिंदु, इवैल्यूएशन पॉइंट्स। विषय से संबद्धता, भाषा की शुद्धता, विचारों की मौलिकता, क्रमबद्धता और स्पष्टता, लेखन शैली और प्रस्तुति। 9 निष्कर्ष, कंक्लूजन। रचना शिक्षण विद्यार्थियों के भाषा विकास, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व निर्माण का मूल आधार है। यह शिक्षण प्रक्रिया न केवल भाषा को व्यावहारिक बनाती है, बल्कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच, अभिव्यक्ति और मूल्य चेतना से भी संपन्न करती है। हिंदी शिक्षण में कहानी शिक्षण की परिभाषा, उद्देश्य एवं एक आदर्श पाठ योजना। 1 कहानी शिक्षण की परिभाषा। कहानी शिक्षण की परिभाषा। परिभाषा। कहानी शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों को कहानियों के माध्यम से भाषा की समझ, नैतिक मूल्यों, कल्पना शक्ति, भावनात्मक विकास और रचनात्मकता सिखाई जाती है। सरल भाषा में कहानी पढ़कर या सुनाकर बच्चों को न केवल भाषा सिखाना बल्कि सोचने, समझने, अनुभव करने और व्यक्त करने की क्षमता को भी विकसित करना ही कहानी शिक्षण है।
4. मूल्यांकन मूल्यांकन मौखिक प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन छात्रों की कहानी की समझ और नैतिक मूल्य को देखने के लिए प्रतिक्रिया। रचनात्मक गतिविधि में भागीदारी का अवलोकन। 5. गृह कार्य होमवर्क आपके जीवन की कोई छोटी सी सच्ची घटना लिखिए जिसमें आपने ईमानदारी दिखाई हो या आपकी मनपसंद कहानी कौन सी है और क्यों। निष्कर्ष कंक्लूजन कहानी शिक्षण न केवल भाषा को सशक्त बनाता है बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व मूल्यबोध और सामाजिक समझ को भी विकसित करता है। एक अच्छा कहानी पाठ उन्हें सोचने समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता देता है। पत्र लेखन शिक्षण के गुण अंग और प्रकार। 1. पत्र लेखन शिक्षण के गुण। पत्र लेखन सिखाते समय निम्न गुणों का ध्यान रखना आवश्यक है। स्पष्टता क्लैरिटी पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला सही समझ सके। सरलता सिंप्लिसिटी भाषा सरल सहज और आसानी से समझ में आने वाली हो। सटीकता एक्यूरेसी तथ्य और जानकारी सही होनी चाहिए। शिष्टाचार कर्टसी पत्र में उचित शिष्टाचार और सम्मान का ध्यान रखा जाए। विनम्रता पोलाइटनेस भाषा में नम्रता हो ताकि पत्र पढ़ने वाला सकारात्मक महसूस करे। संगठन ऑर्गेनाइजेशन पत्र के विचार सुव्यवस्थित और तार्किक क्रम में हो। संक्षिप्तता ब्रेविटी अनावश्यक विस्तार से बचें मुख्य बातों पर ध्यान दें। व्याकरणिक शुद्धता ग्रामर एक्यूरेसी व्याकरण वर्तनी और भाषा नियमों का पालन हो। 3. पत्र के प्रकार टाइप्स ऑफ लेटर्स। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स सरकारी कार्यालयों विद्यालय व्यावसायिक या अन्य औपचारिक संबंधों में लिखे जाते हैं। उदाहरण आवेदन पत्र शिकायत पत्र धन्यवाद पत्र निवेदन पत्र। बी. अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर्स मित्रों परिवारजनों परिचितों को व्यक्तिगत भावनाओं के लिए लिखे जाते हैं। उदाहरण मित्र को पत्र माता पिता को पत्र जन्मदिन की शुभकामना पत्र। सी. व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर्स व्यवसाय कंपनी ग्राहक विक्रेता के बीच लिखे जाने वाले पत्र। उदाहरण व्यापार अनुबंध ऑर्डर पत्र शिकायत पत्र। नाटक शिक्षण की विधियां मेथड्स ऑफ ड्रामा टीचिंग। 1. प्रत्यक्ष अभिनय रोल प्ले बटा एक्टिंग विद्यार्थी पात्रों का अभिनय करते हैं। यह विधि विद्यार्थियों को चरित्र के मनोभाव समझने और अभिव्यक्त करने में मदद करती है। 2. संवाद अभ्यास डायलॉग प्रैक्टिस संवादों का अभ्यास कर छात्रों की भाषा क्षमता बढ़ाई जाती है। यह बोलचाल की भाषा सुधारने में उपयोगी है। 3. मंच अभ्यास स्टेज प्रैक्टिस मंच सज्जा हाव भाव आवाज और गति पर कार्य किया जाता है। यह विद्यार्थियों को मंच पर आत्मविश्वासी बनाता है। 4. नाट्यलेखन प्ले राइटिंग विद्यार्थियों को छोटी कहानियां या नाटक लिखने के लिए प्रेरित करना। इससे रचनात्मकता का विकास होता है। 5. समूह चर्चा और आलोचना ग्रुप डिस्कशन एंड क्रिटिसिज्म नाटक के बाद विद्यार्थियों में समीक्षा और सुझाव लेने की प्रक्रिया। इससे आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। 11. निबंध शिक्षण के उद्देश्य भूमिका शिक्षा मानव जीवन का मूल आधार है। यह केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान देना मात्र नहीं है बल्कि यह एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास का माध्यम है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को न केवल सुशिक्षित बनाना है बल्कि उसे संस्कारवान नैतिक आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी नागरिक बनाना भी है। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा का पहला और प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। यह व्यक्ति को विभिन्न विषयों की जानकारी देकर उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। नैतिक और चारित्रिक विकास शिक्षा का उद्देश्य केवल दिमाग को तेज बनाना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है।
यह व्यक्ति में ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करती है। समाज में सहयोग और सेवा भावना। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक भावना उत्पन्न करना है ताकि वे समाज की भलाई के लिए काम करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। आत्मनिर्भरता का विकास। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। यह उसे ऐसा कौशल सिखाती है जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। शिक्षण का उद्देश्य युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराना और उन्हें संरक्षण देना भी है। रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन। एक अच्छा शिक्षण प्रणाली बच्चों में नई सोच, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता को विकसित करती है। निष्कर्ष। शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाला एक प्रकाशपुंज है। इसका उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना है। एक संतुलित और समग्र शिक्षण व्यवस्था ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण की नींव होती है। अतः हमें ऐसे शिक्षण प्रणाली की आवश्यकता है जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाए। 12 हिंदी शिक्षण में गृहकार्य। उद्देश्य, प्रकार, स्वरूप एवं संशोधन। शिक्षण में गृह कार्य बटा होम वर्क टीचिंग। 1. परिचय, इंट्रोडक्शन। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य एक महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक उपकरण है। यह विद्यार्थियों की विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत करता है, स्वाध्याय की आदत डालता है और भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करता है। यह कक्षा में पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति और अभ्यास का अवसर प्रदान करता है। 2. उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होमवर्क इन हिंदी टीचिंग। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य देने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। शिक्षण की निरंतरता बनाए रखना, विद्यालय के बाहर भी भाषा अभ्यास जारी रहे। स्वाध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करना, विद्यार्थी स्वयं पढ़ने और समझने की आदत डालें। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, निबंध लेखन, कहानी लेखन जैसे कार्य रचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। भाषा कौशलों का अभ्यास कराना, श्रवण, वाचन, लेखन और वाचन का अभ्यास। व्याकरण के नियमों का अभ्यास, समय के साथ भाषा की शुद्धता बढ़ती है। मूल्यांकन का माध्यम, शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी कितना सीख पाया। 3 प्रकार, टाइप्स ऑफ होमवर्क टीचिंग। गृह कार्य को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ए. सामग्री के आधार पर। व्याकरण आधारित गृह कार्य। उदाहरण, संधि, समास, कारक, वचन परिवर्तन, वाक्य रचना आदि से संबंधित अभ्यास। रचनात्मक गृह कार्य। निबंध, पत्र, कहानी लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि। पुनरावृत्तिमूलक गृह कार्य। पाठ में पढ़ाए गए विषय की पुनरावृत्ति के लिए प्रश्नोत्तर लिखना। पठन गृह कार्य। छात्रों को कोई पाठ या कहानी पढ़ने को देना। श्रवण एवं वाचन कार्य। ऑडियो क्लिप से सुनकर उत्तर देना या कविता का सस्वर पाठ करना। बी. प्रस्तुतिकरण के आधार पर। लिखित गृह कार्य, अभ्यास पुस्तिकाओं या कॉपियों में लिखने योग्य कार्य। मौखिक गृह कार्य, घर पर याद करने योग्य कार्य जैसे कविता याद करना, भाषण तैयार करना। परियोजना आधारित गृह कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, किसी विशेष विषय पर जानकारी एकत्र करना, जैसे मेरे प्रिय लेखक पर एक रिपोर्ट। 4. स्वरूप, फॉर्मेट और नेचर ऑफ होमवर्क। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो छात्र केंद्रित हो, यानी छात्र स्वयं उसे कर सके। आसान से जटिल की ओर हो, जिससे सीखने में रुचि बनी रहे। रुचिकर एवं प्रेरणादायक हो, जिससे छात्र उब ना जाएं। उम्र और कक्षा के अनुसार उपयुक्त हो। समयबद्ध हो, यानी इतना ही कार्य दिया जाए जितना छात्र सीमित समय में कर सके। रचनात्मक हो, जिससे विद्यार्थी की मौलिकता सामने आए।
संशोधन की विधियां। शिक्षक द्वारा जांचना, कॉपी में सुधार करना, टिप्पणियां देना। स्वयं संशोधन, छात्रों को उत्तर पुस्तिका से मिलाकर सुधार करना। सहपाठी संशोधन, एक दूसरे का कार्य जांचना। सामूहिक समीक्षा, कक्षा में चर्चा के माध्यम से। संशोधन के लाभ। छात्र की भाषा में सुधार होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षक को व्यक्तिगत सहायता देने का अवसर मिलता है। 6 निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि शिक्षण का सशक्त माध्यम है। यदि गृह कार्य को उद्देश्यपूर्ण, रुचिकर और छात्र की क्षमता के अनुरूप बनाया जाए तथा उसका उचित संशोधन किया जाए, तो यह विद्यार्थी के संपूर्ण भाषा विकास में सहायक होता है। 13 हिंदी सुलभ शिक्षण, शिक्षण गुण, उद्देश्य एवं विधियां। हिंदी सुलभ शिक्षण के गुण, टीचिंग क्वालिटीज। हिंदी सुलभ, सरल और सहज शिक्षण का मतलब है हिंदी भाषा को इस तरह से पढ़ाना कि छात्र उसे आसानी से समझ सकें और उसका अभ्यास कर सकें। इसके लिए शिक्षक में कुछ विशेष गुण होने जरूरी हैं। भाषा पर प्रभुत्व, शिक्षक को हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण, शब्द भंडार और साहित्य की समझ होनी चाहिए। सुस्पष्ट और सरल भाषा प्रयोग, शिक्षक अपने शब्द सरल और स्पष्ट रखें ताकि छात्र आसानी से समझ सकें। धैर्यवान होना, प्रत्येक छात्र की सीखने की गति अलग होती है। शिक्षक को धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए। रुचिकर शिक्षण शैली, पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जो छात्र की रुचि बनाए रखे। प्रेरक व्यक्तित्व, शिक्षक ऐसा हो जो छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करे। सामाजिक और भावनात्मक समझ, छात्र की मानसिक और सामाजिक स्थिति को समझकर शिक्षण करना। सृजनात्मकता, शिक्षण में नए नए तरीके अपनाना जिससे सीखना आसान और रोचक बने। 2 हिंदी सुलभ शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी सुलभ शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं। भाषा के 4 मुख्य कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सहज रूप से सिखाना। शुद्ध भाषा का उपयोग सिखाना, व्याकरण और उच्चारण की त्रुटियों से बचाते हुए सही हिंदी बोलना और लिखना सिखाना। रुचि और प्रेम उत्पन्न करना, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति छात्र में प्रेम और रुचि जागृत करना। सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना विकसित करना, भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की समझ देना। व्यक्तिगत एवं सामाजिक संचार क्षमता बढ़ाना, छात्रों को हिंदी में आत्मविश्वास के साथ संवाद करने योग्य बनाना। सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, लेखन, वाचन और संवाद के माध्यम से रचनात्मक सोच बढ़ाना। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।